मैं लाइफ स्क्रिप्चर की मदद से उन गॉड्स और डेमंस को दी हुई लाइफ स्पैन जबरदस्ती वापस ले सकता था जिनसे मैंने सौदा किया था। इसका मतलब था कि सिर्फ 3 साल की अपनी लाइफ स्पैन देकर मैं डेमन लॉर्ड की सुप्रीम डिवाइन टेक्निक हासिल कर सकता था और सिर्फ 100 साल की लाइफ स्पैन के बदले लोड्सबॉर्न एम्प्रेस को हमेशा के लिए अपनी गुलाम बना सकता था। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मुझे इनफाइनाइट लाइफ स्पैन मिल गई थी, लेकिन मैं हेवनली प्रिजन के सबसे गहरे हिस्से में कैद हो गया था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस प्रिजन में अनेक खतरनाक डेमन ओवरलॉर्ड्स बंद थे जिनकी लाइफ स्पैन लगभग खत्म होने वाली थी। 18 साल पहले मैं ग्रेट वाइल्डरनेस डिवाइन किंगडम के एम्परर के सबसे बड़े लेजिटिमेट प्रिंस के रूप में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था और इनफाइनाइट लाइफ स्पैन सिस्टम को एक्टिवेट किया था। लेकिन सिस्टम सिर्फ इनफाइनाइट लाइफ स्पैन दे सकता था, टैलेंट या कॉम्प्रिहेंशन नहीं। इसी वजह से मेरी कल्टिवेशन हमेशा बॉडी टेम्परिंग फर्स्ट लेवल पर ही अटकी रही। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई लू शुआन बचपन से ही 1000 सालों में सबसे महान जीनियस माना जाता था, जो सेंट लॉर्ड बनने के सबसे करीब था। फिर भी मेरे पिता के आखिरी इंपीरियल डिक्री के मुताबिक नया एम्परर मुझे बनाया गया। लेकिन जिस दिन मेरा कोरोनेशन हुआ उसी दिन लू शुआन ने मुझसे थ्रोन छीन लिया, मुझे हरा दिया और एंशिएंट हेवनली प्रिजन के सबसे गहरे हिस्से में डाल दिया। लेकिन घबराने के बजाय मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आ गया। जब मैंने सिस्टम एक्टिवेट किया था तब मुझे एक एक्स्ट्रा कल्टिवेशन टेक्निक भी मिली थी जिसका नाम था लाइफ स्क्रिप्चर। इस टेक्निक को सीखने के बाद मैं अपनी लाइफ स्पैन दूसरों को दे सकता था और जब चाहूँ उसे वापस भी ले सकता था। अगर मैं मर जाता तो मेरे द्वारा दी गई सारी लाइफ स्पैन भी तुरंत गायब हो जाती। 18 सालों तक मुझे एक भी सही कस्टमर नहीं मिला था, लेकिन एंशिएंट हेवनली प्रिजन में अनेक निर्दयी डेमन लॉर्ड्स बंद थे जिनकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली थी। उनमें से हर एक मेरे लिए एक परफेक्ट कस्टमर था। जब मैं प्रिजन में होश में आया तो मैंने देखा कि एक बिखरे बालों वाला बुढ़ा भारी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। मैं तुरंत उसके पास गया ये देखने के लिए कि क्या वो मेरे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है, क्योंकि सिर्फ वही इंसान जो बहुत ताकतवर हो और जिसका कोई बैकिंग ना हो उसे मैं अपना आदमी बनाकर लू शुआन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। जब मैं उस बुढ़े के पास पहुंचा तो उसके बगल में एक पत्थर की तख्ती लगी हुई थी। उस पर लिखा था लुओ झोंगशुआन ग्रेट वाइल्डरनेस डिवाइन किंगडम के 236वें साल में बगावत करने के बाद एक सैनिक द्वारा दबा दिया गया। ये देखते ही मेरी आंखों में खुशी चमक उठी। मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि लुओ झोंगशुआन ही लाइफ स्पैन का सौदा करने के लिए सबसे बेहतरीन इंसान है। ये सोचकर मैंने उसे हल्की सी लात मारी और कहा, उठ जाओ, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? मेरी बात खत्म होते ही बुढ़ा मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा। तुम बॉडी टेम्परिंग फर्स्ट लेवल का एक छोटा सा लड़का इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत करता है? क्या तुम्हें पता है मेरी लाइफ स्पैन अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है? अब तो इमोर्टल्स भी मुझे नहीं बचा सकते। ये सुनकर मैंने और बकवास करना जरूरी नहीं समझा। मैंने तुरंत लाइफ स्क्रिप्चर एक्टिवेट की और उसे 1 दिन की लाइफ स्पैन दे दी। फिर शांत आवाज में कहा, इमोर्टल्स तुम्हें बचा सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझे अपना भगवान मानो। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए लुओ झोंगशुआन ने देखा कि एक शुद्ध हरी रोशनी उसके शरीर में समा गई। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वह दोबारा हिल सकता है। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसने एक खतरनाक मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरने से पहले मुझे तुम जैसा कोई मिलेगा। जब तुम मुझे लाइफ स्पैन दे सकते हो तो अपनी जान भी मुझे दे दो। ये कहकर लुओ झोंगशुआन पल भर में मेरे सामने आ गया, लेकिन अगले ही सेकंड वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई और वो गुस्से में चिल्ला उठा, ये क्या हो रहा है? उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सख्त हो गया और मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें दी हुई लाइफ स्पैन वापस नहीं ले सकता? अगर तुम सीधे तरीके से नहीं रहोगे तो आराम से अपनी मौत का इंतजार करो। ये सुनते ही लुओ झोंगशुआन ने देखा कि मैं मुड़कर वहां से जा रहा था। अंदर ही अंदर उसने खुद को गाली दी, साला इस बार मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। ये सोचते ही लुओ झोंगशुआन जोर जोर से चिल्लाया, बच्चे मत जाओ। उसने तुरंत हेवनली दाओ ओथ की कसम खा ली और वादा किया कि अब कभी मुझ पर हमला नहीं करेगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई लुओ झोंगशुआन ने देखा कि मुझ पर उसकी बातों का जरा सा भी असर नहीं हुआ। वो तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोला, बड़े भाई गलती हो गई। पिताजी, मैं आपको पिताजी भी बुलाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, इस बच्चे को बचा लीजिए। ये सुनकर मैं मुस्कुराता हुआ वापस उसके पास गया और बोला, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर तुम्हें लाइफ स्पैन चाहिए तो अपनी 2 सुप्रीम टेक्निक्स 5 गैंग हेवनली ची आर्ट और 5 गैंग गोल्डन बॉडी मुझे दे दो। इन दोनों के बदले मैं तुम्हें 3 साल की लाइफ स्पैन दूंगा। ये सुनते ही लुओ झोंगशुआन समझ गया कि मेरी नजर उसकी सीक्रेट टेक्निक्स पर है। वो सोचने लगा कि ये सौदा करना सही रहेगा या नहीं। कुछ देर बाद लुओ झोंगशुआन बोला, अगर मैंने तुम्हें अपनी टेक्निक सिखा दी और तुमने तुरंत मेरी लाइफ स्पैन वापस ले ली तो? ये सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं लूटिंग यहाँ हेवनली दाओ ओथ की कसम खाता हूँ, जब तक हमारा सौदा पूरा होने के बाद तुम लुओ झोंगशुआन
मुझ पर हमला नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें दी हुई लाइफ स्पैन कभी वापस नहीं लूंगा। अगर मैंने अपनी कसम तोड़ी तो मेरी जान चली जाए। अब तो तुम संतुष्ट हो? ये कहने के बाद मैंने देखा कि लुओ झोंगक्सवान ने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने तुरंत लाइफ स्क्रिप्चर एक्टिवेट की और उसे 3 साल की लाइफ स्पैन दे दी। उसके तुरंत बाद लुओ झोंगक्सवान ने 2 उंगलियां आगे बढ़ाई और अपनी दोनों सुप्रीम टेक्निक सीधा मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर दी। ये देखते ही मैंने तुरंत अपने दिमाग में 5 गैंग हेवनली ची आर्ट को देखना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उसे समझ लिया, मैंने तुरंत कल्टिवेशन शुरू कर दी। सिर्फ 15 मिनट से भी कम समय में मेरी कल्टिवेशन सीधा बॉडी टेम्परेचर 5th लेवल तक पहुंच गई। अपनी प्रोग्रेस देखकर मैं धीरे से बोला, ये कल्टिवेशन टेक्निक तो हद से ज्यादा ओवरपावर है। मेरी बात सुनते ही लुओ झोंगक्सवान ने तुरंत मना करते हुए कहा, ये टेक्निक की वजह से नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी एप्टीट्यूड बहुत खराब है। इतने सालों से तुम्हारे शरीर में जो स्पिरिचुअल एनर्जी हजम नहीं हुई थी, इस टेक्निक ने सिर्फ उस एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मैंने तुरंत उससे पूछा कि क्या उसके पास एप्टीट्यूड बढ़ाने वाली कोई टेक्निक है जिसका सौदा किया जा सके। लुओ झोंगक्सवान ने सिर हिलाकर मना कर दिया, मेरे पास ऐसी टेक्निक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उस कोने में एक आदमी है, शायद उसके पास तुम्हारी जरूरत वाली टेक्निक हो। मेरे साथ चलो। ये कहकर लुओ झोंगक्सवान आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे उस अंधेरे कोने की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचकर लुओ झोंगक्सवान ने समझाया, उसका नाम लिन बुपिंग है। वो पहले एक आम आदमी था, लेकिन बाद में सुप्रीम के पद तक पहुंच गया। लेकिन उसने इतने लोगों का कत्ल किया कि उसे दबाकर यहाँ कैद कर दिया गया। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास एप्टीट्यूड बढ़ाने वाली टेक्निक है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उससे हासिल कर पाते हो या नहीं। ये सुनकर मैं उसके पास गया और लिन बुपिंग को एक लात मारकर सीधा पूछा, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? मेरी बात सुनते ही लिन बुपिंग गुस्से से गरज उठा, लड़के, मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत को बुला रहे हो? ये सुनकर मेरा इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो गया। मैंने लुओ झोंगक्सवान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम इसे मना लो, अगर काम हो गया तो मैं तुम्हें 1 महीने की एक्स्ट्रा लाइफ स्पैन दूंगा। मेरी बात खत्म होते ही लुओ झोंगक्सवान हंसते हुए बोला, हे ब्रदर लू, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं पक्का इसे मना लूंगा। कुछ देर बाद लिन बुपिंग हैरानी से बोला, मेरे पास वाकई एप्टीट्यूड बढ़ाने वाली एक टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। एप्टीट्यूड बढ़ाने के बदले तुम्हारी लाइफ स्पैन जलती है। ये सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। मैं तो समझा था पता नहीं कितना खतरनाक साइड इफेक्ट होगा। इस टेक्निक के बदले मैं तुम्हें 5 साल की लाइफ स्पैन देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही लिन बुपिंग थोड़ा नाराज दिखाई दिया। मैं तुरंत बोला, मेरे साथ मोल भाव करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी टेक्निक को कल्टिवेट करने के लिए भी मुझे लाइफ स्पैन जलानी पड़ेगी। अगर मैं मर गया तो तुम्हें 1 सेकंड की लाइफ स्पैन भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही लिन बुपिंग ने दांत भींचे और मजबूरी में हाँ कर दी। ये देखकर मैंने बिना झिझक उसे 5 साल की लाइफ स्पैन दे दी। जैसे ही लिन बुपिंग ने अपने शरीर में दोबारा भरपूर जीवन शक्ति महसूस की, वो पागलपन की तरह हंस पड़ा और मुझे ठंडी नजरों से देखने लगा। लेकिन उसे लुओ झोंगक्सवान की वार्निंग याद आ गई, इसलिए उसने चुपचाप बर्निंग ब्लड एप्टीट्यूड आर्ट मुझे ट्रांसफर कर दी। टेक्निक मिलते ही मैंने लुओ झोंगक्सवान को मेरे लिए पहरा देने को कहा और वही जमीन पर बैठकर कल्टिवेशन शुरू कर दूं। इसके बाद ब्लड इग्नाइटिंग टैलेंट ट्री की जानकारी मेरे दिमाग में चमकती है। 100 साल की उम्र जलाने पर सुपीरियर टैलेंट मिलता है, जबकि 10,000 साल की उम्र जलाने पर इनविंसिबल टैलेंट मिलता है। ये देखकर मैं तुरंत 10,000 साल की उम्र जला देता हूँ और नॉर्मल हरे रंग की रोशनी की किरणें तुरंत लाल रंग में बदल जाती है। लेकिन जैसे ही मैंने 100 साल जलाए होते हैं, मैं देखता हूँ कि ब्लड इग्नाइटिंग टैलेंट ट्री खुद ही चलना बंद हो जाता है। ये देखकर मैं लिन बुपिंग की तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, मुझे बताओ ये टेक्निक काम करना क्यों बंद हो गई? तुमने धोखे से मेरी 5 साल की उम्र ले ली। लेकिन कौन सोच सकता था कि ये सुनते ही लिन बुपिंग बेहद हैरान होकर देखेगा और कहेगा, किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ये टेक्निक रोजाना सिर्फ 100 साल की उम्र ही जला सकती है। ये सुनकर मैं देखता हूँ कि लुओ झोंगक्सवान पास आकर घबराहट में कहता है, भाई लू, थोड़ा सब्र रखो, अगर तुमने अपनी सारी उम्र जला दी तो मैं अपनी जिंदगी किससे बढ़वाऊंगा? इसके बाद मैं हर एक दिन पालथी मारकर बैठता हूँ और कल्टिवेशन करता हूँ। 1 महीने बाद जब लुओ झोंगक्सवान का ध्यान नहीं होता, लिन बुपिंग अचानक मुझ पर हमला कर देता है, लेकिन मैं अपनी उम्र वापस छीन लेता हूँ। ये देखकर लिन बुपिंग के पास मेरे गुस्से को ठंडा करने के लिए ब्लड इग्नाइटिंग एयर ब्रेकिंग टेक्निक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये देखकर कि ब्लड इग्नाइटिंग
इग्नाइटिंग एयर ब्रेकिंग टेक्निक उम्र की खपत करके मेरी कल्टीवेशन को जबरदस्ती बढ़ा सकती है। मैं बात को आगे न बढ़ाने का फैसला करता हूँ। इस महीने के दौरान मैं कामयाबी से बॉडी टेम्परिंग पीक को तोड़कर वेन ओपनिंग रियल्म तक पहुँच जाता हूँ, लेकिन इस पल मुझे कोने में एक साया छिपा हुआ दिखता है। ये देखकर मैं मजाकिया अंदाज में बोलता हूँ, लगता है मेरा अच्छा छोटा भाई आखिरकार मुझ पर हमला करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये कहने के बाद मैं बाकी दोनों से कहता हूँ, तुम दोनों पहले छिप जाओ, अगर मैं खतरे में हूँ तभी तुम बीच में आना। जैसे ही मेरे शब्द खत्म होते हैं मैं देखता हूँ कि दोनों जल्दी से अपनी मौजूदगी छिपा लेते हैं। अगले ही सेकंड मेरी आंखों के सामने एक शख्स सामने आता है। जैसे ही वो शख्स आता है वो मुझसे घबराहट में कहता है, राजकुमार लू टिंग, मेरे साथ जल्दी चलो, मैं यहाँ आपको बचाने आया हूँ। ये सुनकर मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ, फिर तंज कसते हुए कहता हूँ, तुम हिडन स्लेयर हॉल के मुंह बुकिंग हो ना? तुम कहते हो कि मुझे बचाने आए हो, लेकिन रॉयल फैमिली की इजाजत के बिना तुम्हारे लिए स्काई प्रिजन में दाखिल होना नामुमकिन है। तो तुम्हें लू जुआन ने मुझे मारने के लिए भेजा है, सही कहा ना? जैसे ही मेरे बोलने का सिलसिला खत्म होता है मैं देखता हूँ कि वो बुकिंग गुस्से में मुस्कुराता है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसे बेकार राजकुमार के पास सच में थोड़ा दिमाग होगा। उसके शब्दों की गूंज के साथ मैं देखता हूँ कि वो बुकिंग अंधेरे में गायब हो जाता है। ये देखकर मैं ब्लड इग्नाइटिंग एयर ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तुरंत 3000 साल की उम्र जला देता हूँ। पल के झपकने की देर में मेरी ऑरा तेजी से बढ़ती है और पर्पल पैलेस रियल्म तक पहुँच जाती है। फिर मैं आसपास के इलाके में अपना दबाव छोड़ता हूँ। अगले ही सेकंड वो बुकिंग खून की उल्टी करता है और अपना असली रूप दिखाता है। उसी वक्त मैं उसे यकीन न होने वाले अंदाज में चिल्लाते हुए सुनता हूँ, तुम एक कचरा नहीं हो? तुम्हारे पास अचानक पर्पल पैलेस की ताकत कहाँ से आई? ये सुनकर मैं एक शैतानी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता हूँ और एक घूंसा मारता हूँ, बेहतर होगा कि तुम इसका जवाब ढूंढने नरक में जाओ। जैसे ही मेरे शब्द पूरे होते हैं मैं देखता हूँ कि वो बुकिंग पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर देता है। ये स्थिति देखकर लिन बुपिंग और लुओ झोंगक स्वान दोनों एक ही वक्त पर पूछे बिना नहीं रह पाते। भाई लू, अगली बार ऐसी कचरा चीजों को हम पर छोड़ देना। आपकी उम्र भी सड़क से नहीं उठाई गई थी। ये सुनकर मैं बिना कुछ बोले अपना हाथ हिलाता हूँ और फिर खुद ही कल्टीवेशन करने के लिए पालथी मारकर बैठ जाता हूँ। इस वक्त मैं लुओ झोंगस्वान को जलन से कहते हुए सुनता हूँ, भाई लू, आपने सच में मार्शल एस्ट्रल गोल्डन बॉडी की एक लेयर बना ली, लेकिन इस मार्शल एस्ट्रल गोल्डन बॉडी पर कल्टीवेशन की पाबंदी है। आप इसे अपना रियल्म तोड़ने के बाद ही आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर सोच में डूबा हुआ मैं लिन बुपिंग से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास उम्र की खपत करके टैलेंट बढ़ाने के कोई और तरीके हैं? अगर तुम मुझे एक और तरीका सिखा दो तो मैं तुम्हें कुछ और साल की उम्र दूंगा। मेरे ये कहने के बाद मैं देखता हूँ कि लिन बुपिंग अपना सर हिलाता है और कहता है, इस तरह का तरीका पहले से ही एक मना किया हुआ तरीका है। मेरे पास दूसरा कैसे हो सकता है? हालांकि स्काई प्रिजन में किसी ने एक डेमन स्वॉर्ड से एग्रीमेंट किया है। कहा जाता है कि ये डेमन स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को ताकत देने के लिए उम्र सोखती है। ये बात सुनकर मैं जल्दी से उठता हूँ और लिन बुपिंग से कहता हूँ कि वो मुझे उसके पास ले चले। ज्यादा वक्त नहीं बीतता मैं लिन बुपिंग के पीछे पीछे एक जेल के सामने पहुँच जाता हूँ। जेल के अंदर एक खतरनाक दिखने वाला बूढ़ा आदमी है और उसके पास एक पुरानी डेमन स्वॉर्ड तैर रही है। इस वक्त मैं लिन बुपिंग को समझाते हुए सुनता हूँ। वो खुद को डेमन डेसोलेशन का वारिस कहता है। जब उसे स्काई प्रिजन में बंद किया गया था तभी वो एक बहुत बड़ा ताकतवर शख्स था, इसलिए उसकी शर्तें पूरी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर मैं साधारण तरीके से कहता हूँ, मैं तुम्हें उम्र दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ये डेमन स्वॉर्ड ताकत बढ़ाने के लिए उम्र सोख सकती है। हालांकि मैं सोचना चाहता हूँ कि तुम इसके बदले कितने साल की उम्र चाहते हो। जैसे ही मेरे शब्द खत्म होते हैं मैं बूढ़े आदमी को हिचकिचाते हुए सुनता हूँ, मुझे 10 साल की उम्र चाहिए। ये सुनकर मैं अपना हाथ हिलाता हूँ और कहता हूँ, 10 साल से काम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। लेकिन कौन सोच सकता था कि जैसे ही ये शब्द बोले जाते हैं मैं देखता हूँ कि वो जल्दी से हाँ में सर हिलाता है, फिर खुशी से डेमन स्वॉर्ड मुझे सौंप देता है। ये देखकर मैं तुरंत अपनी लाइफ एसेंस को घुमाता हूँ और बूढ़े आदमी को 5 साल की उम्र ट्रांसफर कर देता हूँ। अगले ही सेकंड बूढ़े आदमी का रूप बदलना शुरू हो जाता है और आखिर में वो 20 साल के एक जवान लड़के से अलग नहीं दिखता। फिर बूढ़े आदमी की तरफ से ताकत के एक धमाके के साथ उसके जिस्म की जंजीरें गिर जाती है। इस पल बूढ़ा आदमी मेरी तरफ एक खास मतलब से देखता है और कहता है, मेरा नाम मो हुआंग है और मेरी ये तलवार एंशिएंट डेमन डेसोलेशन स्वॉर्ड है। एंशिएंट डेमन डेसोलेशन स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने वाले की उम्र को तेजी से सोखती है और इस तरह उन्हें ताकत देती है। बोलने के बाद मो हुआंग के दिल में एक ठंडक महसूस होती है। एक सैंड भी अपनी मर्जी से उम्र नहीं दे सकता, इसलिए उसके सामने खड़े इस आदमी के पास जरूर कोई राज है। ये सोचकर मो हुआंग मुझे गौर से देखना शुरू करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं बिना 2 बार सोचे एंशिएंट डेमन डेसोलेशन
डेसोलेशन स्वॉर्ड में 10,000 साल की उम्र डाल देता हूँ। ये देखकर मो हुआंग घबराहट में चिल्ला उठता है, अबे लड़के, क्या तुम्हें इस तलवार से अपनी जिंदगी की ताकत पूरी तरह से सोखे जाने का डर नहीं है? मो हुआंग के बोलना खत्म करने के बाद वो देखता है कि मैं बेपरवाही से अपना हाथ हिलाता हूँ और कहता हूँ, मैं तलवार को साफ करने जा रहा हूँ, तुम लोग मेरी हिफाजत करो। जैसे ही मेरे शब्द खत्म होते हैं, मो हुआंग देखता है कि बाकी दोनों मेरी हिफाजत करने के लिए पालतू कुत्ते की तरह भाग कर आते हैं। ये देखकर मो हुआंग अपने अंदर के विचारों में और मजबूत हो जाता है। 1 महीने बाद मेरी कल्टीवेशन कामयाबी से स्पिरिट जेस्टेशन रियल्म तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र जलने लगती है, मेरे टैलेंट में बढ़ावा अब ज्यादा बड़ा नहीं रह जाता। इसलिए मैं उन तीनों से पूछता हूँ कि क्या टैलेंट बढ़ाने के कोई और तरीके हैं। इस वक्त मैं मो हुआंग को जवाब देते हुए सुनता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या कोई अपनी आखिरी सीमा के पास है, लेकिन स्काई प्रिजन में कई मना की गई जगह हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ मैं भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आपको जाकर कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर मैं जल्दी से उसे मुझे उस मना की गई जगह ले जाने के लिए कहता हूँ। थोड़ी ही देर में मैं और मो हुआंग एक सीढ़ियों के सामने पहुँचते हैं और मैं मो हुआंग को समझाते हुए सुनता हूँ। मैंने एक बार इन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी जिंदगी की ताकत तेजी से सूखी जा रही थी, इसलिए मैंने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर मेरी दिलचस्पी तुरंत बढ़ जाती है और मैं पक्के इरादे से सीढ़ियों पर कदम रखता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पहला कदम रखता हूँ, मुझे एहसास होता है कि सीढ़ियाँ मेरी जिंदगी की ताकत तेजी से सोख रही है। उसी वक्त मैं देखता हूँ कि सीढ़ियों के ऊपर का पत्थर का दरवाजा ढीला होना शुरू हो जाता है, जिससे एक जोरदार आवाज होती है। ये देखकर मैं आगे की तरफ अपनी चाल तेज कर देता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं बीतता, मैं आखिरी सीढ़ी पर कदम रखता हूँ और देखता हूँ कि पत्थर का दरवाजा तुरंत जोर से हिलने लगता है। फिर मेरे जिस्म की एक चमक के साथ मुझे पत्थर के दरवाजे के अंदर खींच लिया जाता है। ये स्थिति देखकर नीचे खड़े 3 लोग दंग रह जाते हैं। अरे तेरी, इस बार भाई लू की कितने साल की जिंदगी सोख ली गई? क्या भाई लू कोई अफसानवी अमर शख्स हो सकते हैं? दूसरी तरफ पत्थर के दरवाजे में दाखिल होने के बाद मैं पत्थर की एक पट्टी पर लिखे हुए अक्षरों की एक लाइन देखता हूँ। अक्षरों की ये लाइन हेवन केजिंग एरे को रिकॉर्ड करती है, जो दुश्मन को हमेशा के लिए सील करने के लिए उम्र का इस्तेमाल कर सकती है। और अभी हेवन केजिंग एरे एक डेमन एम्परर को सील कर रहा है, मजबूरी में, क्योंकि मैंने अभी तक हेवन केजिंग एरे में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। मेरे पास किसी और दिन के लिए प्लान बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह मैं तुरंत बाहर निकल आता हूँ। बाहर आने के बाद लिन बुपिंग मुझे अकेले ढूंढता है और कहता है कि वो जानता है कि स्काई प्रिजन के अंदर एक सेंट मेडिसिन छिपा है, लेकिन वो सेंट मेडिसिन की खबर के बदले 1000 साल की उम्र का सौदा करना चाहता है। ये सुनकर मैं लिन बुपिंग से पूछता हूँ कि उसे 1000 साल की उम्र क्यों चाहिए। बाद में मुझे पता चलता है कि उसे इसे जलाकर सबसे ताकतवर शख्स के लेवल तक पहुँचने के लिए 1000 साल की उम्र की जरूरत है। ये सुनकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ, अगर मेरे पास एक सबसे ताकतवर शख्स मेरा गुलाम हो सकता है, तो मैं ग्रेट डेसोलेशन डिवाइन किंगडम में बिना किसी डर के घूम सकूंगा। ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ मैं कहता हूँ, तुम्हें 1000 साल की उम्र देना बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अगर तुम 100 साल के लिए मेरा गुलाम बनने की हेवनली दांव ओथ लेते हो, तो मैं तुम्हारी मांग से सहमत हो जाऊंगा। ये कहने के बाद लिन बुपिंग को सर हिलाते हुए देखकर मैं उसे 1000 साल की उम्र दे देता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं लिन बुपिंग को एक गहरी आवाज में कहते हुए सुनता हूँ, जब मुझे स्काई प्रिजन में बंद किया गया था, तब मैंने अचानक एक सेंट मेडिसिन का पता लगाया था। मैंने उसके सिंबल्स को लॉन्गेविटी एम्परर के दाओ लॉज के समान देखा था, और जिस पल मैंने एरे में कदम रखा, मेरी लगभग पूरी उम्र खत्म हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे मालिक इसमें दाखिल हो सकते हैं और सेंट मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस पल लिन बुपिंग अचानक मुझे याद दिलाता है कि कोई आ रहा है, और फिर वो अपनी मौजूदगी छिपा लेता है। अगले ही सेकंड मैं देखता हूँ कि हरे कपड़े पहना हुआ एक आदमी आगे बढ़ता है और नफरत से कहता है, राजकुमार लू टिंग, मैं हिडन स्लेयर हॉल का ग्रैंड एल्डर झो जुआनिंग हूँ। अगर आपके पास कोई आखिरी शब्द है तो बेहतर होगा कि आप उन्हें जल्दी कह दे। आखिरकार मैं उस कचरे की तरह नाकाम नहीं हूँगा जिसने पिछली बार आप पर हमला किया था। ये सुनकर मैं सफाई से जानता हूँ कि झो जुआनिंग पहले ही वॉइड पीक तक पहुँच चुका है और वो मुझे अपनी उम्र जलाने का मौका नहीं देगा। इस तरह मैं पक्के इरादे से चिल्लाता हूँ, लिन बुपिंग, इस
से पकड़ो। जैसे ही मेरे शब्द खत्म होते हैं, झो जुआनिंग को एक सबसे ताकतवर शख्स की ऑरा का एहसास होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाए, उसे लिन बुपिंग के धड़ से 2 टुकड़े कर दिया जाता है। ये स्थिति देखकर मैं अपने मन में सोचता हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, वरना स्काई प्रिजन छोड़ने के बाद भी मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा। ये सोचकर मैं और लिन बुपिंग सेंट मेडिसिन की जगह की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीतता, हम दोनों एक दरवाजे पर पहुंचते हैं। अचानक मेरी मौजूदगी गायब हो जाती है और एक गुप्त कमरे के अंदर पहुंच जाती है। आसपास देखने पर मुझे सेंट मेडिसिन नहीं दिखती, बल्कि एक ताबूत के अंदर कागज जितने सफेद चेहरे वाली एक जवान लड़की लेटी हुई दिखती है। अचानक मेरी लाइफ एसेंस खुद ही सामने आ जाती है, ये दिखाते हुए कि लड़की की उम्र 7 सेकंड पर अटकी हुई है। ये देखकर मैं अपने दिल में सोचता हूँ, क्या ये ताबूत उम्र को सील कर सकता है? लेकिन एक ताबूत पर ऐसा असर होने के लिए ये जरूर किसी सेंट का काम होना चाहिए। अगर मैं अंदर जाकर उसे बचा सकता हूँ तो शायद मुझे कोई अनोखा इनाम मिलेगा। इस बात को समझते हुए मैं ताबूत का ढक्कन उठाता हूँ और तुरंत उसे उम्र दे देता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ कि लड़की की पलकें हल्की सी हिलने लगती है। अपनी आंखें खोलते हुए मैं उससे नरमी से पूछता हूँ कि उसने खुद को यहाँ क्यों सील किया था। मेरे पूछना खत्म करने के बाद मैं देखता हूँ कि लड़की चक्कर खाते हुए अपना सर हिलाती है और कहती है, मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर मेरे दिमाग में शक पैदा होता है। लड़की की फिलहाल की स्थिति लगभग याददाश्त चली जाने से अलग नहीं है और उसके जिस्म पर रूहानी ताकत की एक भी लहर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि वो एक आम इंसान है। इसलिए मेरे सामने खड़ी लड़की एक कोरे कागज की तरह है। अगर मैं उसे ठीक से पालता हूँ तो मुझे एक भरोसेमंद इंसान मिलेगा। ये सोचकर मेरे दिमाग में एक प्लान आता है और मैं उससे एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता हूँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें जिंदगी दी है, इसलिए अब से तुम मेरी इंसान हो। इसके बाद चांगशेंग को अपने नाम के रूप में लो। चांगशेंग अपनी आंखें झपकती है। मैं आपकी इंसान हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं अपने मुंह का कोना मोड़ता हूँ। तुम्हारी जिंदगी मेरे द्वारा दी गई थी, अब से तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। कौन सोच सकता था कि चांगशेंग सिर्फ अपनी आंखें बंद करती है और एक पल के लिए सोचती है, फिर सच में अपना सर झुकाती है और मुझे नरमी से कहती है, मालिक। मैं अपने दिल में चुपके से खुश होता हूँ, लेकिन ऊपर से मैं उसे आराम से कहता हूँ कि वो सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुलाए। फिर मैं सेंट मेडिसिन की खोज के लिए आसपास के इलाके को देखता रहता हूँ। भले ही आसपास का इलाका पूरी तरह से खाली दिखता है, मैं सिंपली यकीन करने से इनकार करता हूँ कि कोई क्लू ही नहीं है। चांगशेंग जो मेरे पास है अचानक बोल उठती है और पूछती है, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं अपना सर हिलाता हूँ और उसे जवाब देता हूँ, कहा जाता है कि यहाँ एक सेंट मेडिसिन है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच है। वो एक खाली दीवार की तरफ इशारा करती है। क्या वो सींगों वाला पौधा है? वो वहाँ है। उसकी उंगली के पीछे देखते हुए मैं देखता हूँ मेरी आंखों के सामने पत्थर की दीवार के अलावा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा गुस्सा होता हूँ, गुप्त रूप से सोचते हुए, अगर चांगशेंग ने जो कहा वो सच है तो सेंट मेडिसिन जरूर छिपाया गया होगा। मेरे पीछे खड़े रहो, मैंने हिदायत दी। चांगशेंग ने समझदारी से अपने कदम बदले और यहाँ तक कि एक बड़े पर भरोसा करने वाले बच्चे की तरह मेरे कपड़े का कोना नरमी से पकड़ लिया। एक सोच के साथ एंशिएंट फीन स्वॉर्ड मेरी स्टोरेज स्पेस से बाहर चमक उठी। अगले ही सेकंड मैंने सीधे तौर पर अपनी हजारों साल की उम्र जला दी। एंशिएंट फीन स्वॉर्ड की ऑरा इंस्टेंटली आसमान छूने लगी, वॉइड रियल्म तक पहुंच गई, लेकिन वो अभी भी काफी नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने ब्लडस्टेन एयर ब्रेकिंग टेक्निक को चालू किया। ईंधन के रूप में कुछ और 1000 साल की जिंदगी जला दी। मेरा दबदबा एक बार फिर आगे बढ़ा। सोवन रियल्म के दांव कंडेंसेशन लेवल में तेजी से पहुंच गया। टूट जा। एक ही वार के साथ तलवार की ताकत एक तूफान की तरह बाहर निकली। तबाही की ताकत के साथ दीवार से टकराई। एक कड़कने की जोरदार आवाज पूरी जगह में गूंज उठी और इसके नतीजे में बनी झटके की लहर तेजी से वापस आई, जिससे जमीन भी तेजी से हिलने लगी। मैंने एक बहुत बड़े बल को खुद से टकराते हुए महसूस किया। लड़खड़ाते हुए मैं गिरने ही वाला था, लेकिन जिस ठंडी सख्त जमीन की मुझे उम्मीद थी वो नहीं आई। इसके बजाय मैं एक नरम गोद में गिर गया। ऊपर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि चांगशेंग ने मुझे पकड़ लिया था। तूफान अभी भी आसपास गरज रहा था, लेकिन वो एक पूरी तरह से अलग दुनिया में मौजूद लग रहा था। हवा में उसका एक भी बाल नहीं उड़ रहा था। चुपके से घबराते हुए मैंने अपनी उत्सुकता को दबाया और सिर्फ इतना कहा, मुझे उठने में मदद करो। गैर मामूली तौर पर इससे पहले कि तूफान शांत होता मेरा जिस्म डगमगाया। जल्दबाजी में मैंने खुद को संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, सिर्फ एक नरम जगह पर अपना हाथ सीधे दबा देने के लिए। कितना नरम एहसास। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैंने खुद से कसम खाई कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो चांगशेंग के चेहरे पर एक हल्की लाली आ गई थी और उस शर्मिलेपन के लुक ने सीधे मेरे दिल पर वार किया। क्या आपको ये पसंद है?
चांगशेंग ने नरमी से पूछा। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। हाँ, मुझे पसंद है, मैंने ढीठपन दिखाते हुए कबूल किया। चांगशेंग ने अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसके कानों के किनारे लाल हो गए। कुछ सेकंड बाद ही मैंने ना चाहते हुए भी अपना हाथ वापस खींचा। जैसे ही तूफान शांत हुआ और धूल साफ हुई, एक पौधा जो मूली की जड़ जैसा दिखता था जमीन पर पड़ा हुआ था। इसका पूरा जिस्म दरारों से ढका हुआ था, बेहद जख्मी दिख रहा था। मेरी आंखें छोटी हो गई और मैं हैरानी में बोल उठा, अनडाइंग जिनसिंग, मुर्दों को जिंदा करने और कटे हुए अंगों को वापस लाने में काबिल अफसानवी पावन दवा, ये सच में यहाँ है। मेरे दिल की खुशी लगभग मेरी छाती से बाहर निकलने को थी। पूरे ग्रेट डेसोलेट डिवाइन किंगडम के पास सिर्फ 2 अनडाइंग जिनसिंग थे और उनके साथ अपने पूर्वजों से भी ज्यादा इससे पेश आया जाता था। फिर भी ये यहाँ था, मेरे हाथों में मजबूती से पकड़ा हुआ। ये चीज जिंदा थी, भले ही ये अभी टूटी फूटी दिख रही थी। खुद को ठीक करना सिर्फ वक्त की बात थी। काफी किस्मत और मौका मिलने पर ये इंसानी रूप में भी बदल सकती थी। मैंने जल्दी से इसे अपनी स्टोरेज स्पेस में रख लिया, फिर उत्सुक आंखों के साथ चांगशेंग की तरफ मुड़ा। क्या यहाँ कुछ और है? मुझे देखने में मदद करो। अगर अभी उसकी याद दिलानी ना होती तो मुझे इस छिपे हुए खजाने का बिल्कुल पता नहीं चलता। चांगशेंग ने एक पल के लिए आसपास देखा और टूटी हुई दीवार के पीछे से दिखने वाले धुंध की तरफ इशारा किया। वहाँ अजीब पैटर्न है। उसकी नजर के पीछे देखते हुए मैंने घूमती हुई धुंध देखी जिसने सब कुछ छिपा दिया था। फिर भी चांगशेंग उसके आर पार देख सकती थी। चांगशेंग का हाथ पकड़कर मैंने धुंध में कदम रखा। थोड़ी देर के लिए दिशा भटकने के बाद मेरी आंखों के सामने का नजारा पूरी तरह बदल गया। एक बड़े बगीचे में घास के बीच में कॉम्प्लेक्स पैटर्न कुरेदे गए थे और आसपास की रूहानी ताकत तेजी से एक जगह इकट्ठा हो रही थी, एक बड़ा बवंडर बना रही थी। ये एक लार्ज स्केल स्पिरिट गैदरिंग एरिया था। पूरे ग्रेट डेसोलेट डिवाइन किंगडम के पास सिर्फ 3 थे और सबसे बड़ा भी 10 मील से ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर भी आपके सामने जो था उसका घेरा शायद 100 मील से ज्यादा था। इतने बड़े लेवल का स्पिरिट गैदरिंग एरे स्काई प्रिजन के अंदर कैसे छिपा हो सकता है? मैं बेहद हैरान था। अगर ग्रेट डेसोलेट डिवाइन किंगडम को इसके बारे में पता चलता तो वे कभी भी शांत नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ एक एरे था तो एरे स्पिरिट टेबलेट कहा था। वो स्पिरिट गैदरिंग एरे को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला मेन वेपन था। टेबलेट को पकड़ने से कोई भी एरे को छोटा या बड़ा कर सकता था, रूहानी ताकत को सेट कर सकता था या जानलेवा हमले भी कर सकता था। जैसे ही मैंने आसपास ढूंढा, चांगशेंग ने एक बार फिर बोला, क्या आप उस चीज को ढूंढ रहे हैं? जिस तरफ उसने इशारा किया उस तरफ देखते हुए मुझे सच में हल्का सा स्पेस का हिलना दिखा। इसे ट्रिगर करने के लिए एंशिएंट फीन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह से हथेली के साइज का पत्थर का टेबलेट नीचे गिर गया। ये एरे स्पिरिट टेबलेट था। बहुत खुश होकर मैं मुड़ा, चांगशेंग को गले लगाया और उसके गाल पर एक किस किया। चांगशेंग, तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। जवान लड़की के सफेद गाल एक बार फिर लाल हो गए। टेबलेट को पकड़कर मैंने अपनी दिमागी ताकत को चालू किया। अगले ही सेकंड आसपास की जगह कांप उठी, रूहानी ताकत उबलने लगी और गरजती हवा के बीच नजारा बदल गया। हम दोनों वापस पुराने खंडहर के अंदर थे और मेरे हाथ में एरे स्पिरिट टेबलेट हल्की दिव्य रोशनी से चमक रहा था। ये काम कर गया। ये 100 मील का स्पिरिट गैदरिंग एरे किसी भी बड़ी फैक्शन को जलन से हरा करने के लिए काफी अब मेरा था। अब से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर मैं कभी कोई फैक्शन बनाना चाहता तो ये एरे मेरी सबसे बड़ी बुनियाद होता। उन डेमन की तो बात ही छोड़ दो जिनकी जिंदगी मेरे से जुड़ी हुई थी। शायद मैं सच में पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक डेमन आर्मी बना सकता था। अपने दिमाग को शांत करते हुए मैंने उस पुराने ताबूत को अपनी स्टोरेज स्पेस में रख लिया जिसमें चांगशेंग सोई थी। फिर उसे खींचते हुए खंडहर से बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, लुओ झोंगक्सवान बेसब्री से पास आया। भाई लू, कैसा रहा? कोई फायदा हुआ? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वो और बाकी दोनों अपनी जगह पर जम गए। वे चांगशेंग को देखने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह से हैरानी से भरी हुई थी। मुझे जिस बात ने और भी हैरान किया वो ये थी कि लिन बुपिंग चांगशेंग को बेहद डर से भरी नजर से देख रहा था। क्या हुआ? डर गई क्योंकि मैं खंडहर से किसी को बाहर लाया हूँ? तुम तीनों बेहद ताकतवर डेमन माने जाते हो, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? मैंने अपने सामने खड़े तीनों पर एक नजर डाली, थोड़े मजाकिया लहजे में बोलते हुए। लुओ झोंगक्सवान 2 बार खांसा, अपनी नाक रगड़ी और हंसा। हम कैसे हो सकते हैं? बस बात यह है कि भाभी बेहद खूबसूरत है। आप किस्मत वाले आदमी हैं। भाई लू, मो हुआंग बिना कुछ बोले मुड़ा, पत्थर की दीवार की जांच करने का नाटक करते हुए। सिर्फ लिन बुपिंग गंभीर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलना
चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। क्या आपको पावन दवा मिली? लुओ झोंगक्सुआन ने फिर पूछा। मैं मुस्कुराया और अनडाइंग जिनसेंग को बाहर निकाला जो पूरी तरह सफेद चमक रहा था और एक हल्की सुनहरी रोशनी फेंक रहा था। मिल गई, एक अनडाइंग जिनसेंग। इससे पहले कि मेरे शब्द पूरी तरह से शांत होते, तीनों आदमियों की सांसें तुरंत भारी हो गई। अनडाइंग जिनसेंग वो एक ऐसी पावन चीज थी जो जिंदगी बढ़ाने और जानलेवा जख्मों को ठीक करने में काबिल थी। मैंने उन पर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, कोई गलत ख्याल मत लाना, ये पावन दवा सिर्फ हमारे अपने लोगों के लिए है। लिन बुपिंग तुरंत समझ गया, ये उनके पूरी तरह से झुकने की मांग थी जैसे वो झुका था। आगे बढ़ते हुए उसने इज्जत से पूछा, मेरे मालिक, क्या आप इसकी पहचान जानते हैं? मैंने अपना सर नामे हिलाया। लिन बुपिंग एक पल के लिए खामोश हो गया और बात को आगे नहीं बढ़ाया। मैं भी चांगशेंग के राजों को खोलने की जल्दी में नहीं था। अभी सबसे ज्यादा जरूरी बात अपनी ताकत बढ़ाना थी। आखिरकार अपनी उम्र जलाना कोई लंबे वक्त का तरीका नहीं था। मैं पालथी मारकर बैठ गया कल्टीवेशन करने के लिए, जबकि तीनों डेमन एक तरफ हो गए। उनकी आंखें अब भी वक्त वक्त पर चांगशेंग की तरफ जा रही थी। ये इंसान बेहद अजीब है, लुओ झोंगक्सुआन ने धीरे से फुसफुसाया। मुझे सच में उससे थोड़ा डर लगता है, मो हुआंग ने कहा गुस्सा होते हुए। मैं उसके पास भी नहीं जाना चाहता। मुझे उससे एक दम घोटने वाली ऑरा आती हुई महसूस होती है। लिन बुपिंग ने एक गहरी सांस ली। उस पर जो ऑरा है वो लॉन्गेविटी दाओ रून्स के जैसी है जो मैंने उन सालों पहले महसूस की थी। क्या? लुओ झोंगक्सुआन और मो हुआंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। क्या तुम कह रहे हो कि वो लॉन्गेविटी एम्परर है? लेकिन एम्परर तो बहुत पहले गुजर गए और लॉजिक से लॉन्गेविटी एम्परर को एक मर्द होना चाहिए। जरूरी नहीं। लिन बुपिंग ने अपना सर नामे हिलाया। किसी ने भी एम्परर की असली पहचान की पुष्टि नहीं की है। वो शायद खुद एम्परर ना हो, लेकिन उसका उसके साथ बेहद गहरा रिश्ता जरूर है। उनकी चर्चा मेरे कानों से नहीं बची, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक चांगशेंग के राज की बात है, मैं खुद भी काफी उत्सुक था। एक पल बाद विशाल रूहानी ताकत मेरे जिस्म के आसपास तेजी से बढ़ने लगी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं आखिरकार स्पिरिट ट्रांसपोर्टिंग रियल्म के पीक पर कदम रख चुका था, कोर प्रोफाउंड रियल्म से सिर्फ एक कदम दूर। मेरे मालिक, कोर प्रोफाउंड रियल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए, आपकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए एक प्रोफाउंड कोर को साफ करने की जरूरत है, वरना रियल्म आसानी से अनस्टेबल हो जाएगा और आपके कोर को असर करेगा। लिन बुपिंग आगे बढ़ा। उसकी आवाज मजबूत थी। मैंने सर हिलाया। कोर प्रोफाउंड रियल्म कल्टीवेशन के रास्ते पर एक बड़ा मोड़ था। सिर्फ इस मुश्किल को पार करके ही कोई सच में एक ताकतवर शख्स माना जा सकता था। सबसे ऊंचे लेवल का प्रोफाउंड कोर बनाने के लिए किस सामान की जरूरत होती है? मैंने पूछा। मेरी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। एक पल के लिए हैरानी लिन बुपिंग की आंखों में चमकी। इसके लिए एक सेक्रेड बीस्ट के इनर कोर, सेक्रेड मेडिसिन फ्लूइड, स्पिरिचुअल हेवनली मैरो क्रिस्टल, ड्रैगन बोन और फीनिक्स मैरो की जरूरत होती है। सिर्फ इन 5 चीजों से साफ किया गया प्रोफाउंड कोर ही सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच सकता है। उसके पास लुओ झोंगक्सुआन ने नाक से आवाज निकाली और अपना सर हिलाया। लिन बुपिंग, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? सभी जानते हैं कि वे सामान कितने कीमती हैं, लेकिन तुम उन्हें कहाँ ढूंढने वाले हो? फिर वो जल्दी से एक मक्खन लगाने वाली मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुड़ा। भाई लू, मेरी सलाह लो। एक येलो ग्रेड मॉन्स्टर बीस्ट इनर कोर, हेवनली हर्ब की जड़ें और सोवन मॉन्स्टर बीस्ट स्किन फ्लेक्स का इस्तेमाल करो। इसका असर फिर भी जबरदस्त और बहुत ज्यादा असली होगा। मो हुआंग ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बूढ़ा लुओ सही कह रहा है, टॉप टियर सामान बेहद दूर है। मैं कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा, फिर अचानक बोल उठा, मेरे पास सेक्रेड मेडिसिन फ्लूइड है। तीनों आदमी तुरंत जम गए। लुओ झोंगक्सुआन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। भाई लू, आप सच में सबसे ऊंचे ग्रेड का प्रोफाउंड कोर बनाने का प्लान बना रहे हैं? मैंने आराम से सर हिलाया। तीनों ने एक साथ गहरी सांस ली। लुओ झोंगक्सुआन खुद को थम्सअप देने से रोक नहीं पाया। भाई लू, आप जबरदस्त है। लिन बुपिंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, हेवनली प्रिजन के बेहद अंदर एक सेंट ग्रेड मॉन्स्टर बीस्ट कैद है। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मो हुआंग ने आगे जोड़ा, जहाँ तक ड्रैगन बोन और फीनिक्स मैरो की बात है, जेल में ट्रू ड्रैगन क्लैन का एक कैद क्वासीसेंट है। उसे ट्रू फीनिक्स क्लैन के एक एक्सपर्ट को मारने के लिए बंद किया गया था। उसकी हड्डियां ड्रैगन बोन्स मानी जाती है और उसके पास पक्का फीनिक्स मैरो छिपा होना चाहिए। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया और मैंने तुरंत कहा, चलो हम पहले उस जानवर को ढूंढेंगे। लिन बुपिंग ने सर हिलाया और ग्रुप तुरंत निकल पड़ा। चांगशेंग हमेशा की तरह खामोशी से पीछे चलने लगी, एक साये की तरह। लिन बुपिंग के पीछे एक चौथाई घंटे तक चलने के बाद हम एक धुंधली गुफा में घुस गए, जहां आगे से सांस लेने की एक दबी हुई गरजती हुई आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे हम गहरे चलते गए, रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई, लेकिन हमारे सामने के नजारे ने मेरी आंखों को अचानक छोटा कर दिया। पहाड़ जैसा एक मॉन्स्टर बीस्ट जमीन पर सीधे पड़ा था। उसका जिस्म एक पुराना
पुराने ड्रैगन जैसा दिखता था। उसके चारों हाथ पैर और गर्दन पिच ब्लैक, बाल्टी जितनी मोटी लोहे की जंजीरों से मजबूती से बंधे हुए थे, जो एक ठंडी अजीब रोशनी से चमक रही थी। उसकी आंखें बेबेहोशी में मजबूती से बंद थी। सिर्फ उसकी भारी सांसें ये साबित कर रही थी कि वो अभी भी जिंदा था। ये एक प्राइमोर्डियल अर्थ ड्रैगन है। मो हुआंग हैरानी में चिल्ला उठा। ड्रैगन क्लैन की एक ऐसी ब्रांच जिसके 10,000 साल पहले खत्म होने की अफवाह थी। वे जमीन और स्पेस के कानून में महारत हासिल कर सकते हैं और उनके पास बेहद ज्यादा जिंदगी होती है। वे खून की एक बूंद बचने पर भी वापस जिंदा हो सकते हैं। मैं लिन बुपिंग की तरफ मुड़ा और मजाक में कहा, क्या ये वो लगभग मरा हुआ सेंटग्रेड मॉन्स्टर बीस्ट है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? लिन बुपिंग का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सर खुजलाया। जब मैंने इसे तब देखा था तो ये सच में मौत के कगार पर था। लेकिन मेरे मालिक, आप दूसरों को उम्र दे सकते हैं। आप अपनी उम्र को इसके इनर कोर से बदल क्यों नहीं लेते? इसे अभी अपनी जिंदगी बढ़ाने की बेहद जरूरत है। जमीन पर पड़े बेहोश प्राइमोर्डियल अर्थ ड्रैगन को देखते हुए मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे कोशिश करने दो। लिन बुपिंग आगे बढ़ा, अपनी हथेली में रूहानी ताकत इकट्ठा करते हुए जैसे तूफान में लिपटी एक डरावनी ताकत एक साथ आ गई। एक तरफ खड़े होकर, भले ही मैं तूफान के धमाके के इलाके में नहीं था, मैंने अपनी छाती में एक कसा हुआ दम घोटने वाला दबाव महसूस किया।